नमस्कार दोस्तों। 11 फरवरी से ही आरओ एरो का एग्ज़ाम जो है वो चर्चा में बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पेपर लीक हो गया है और एक्चुअली कहीं न कहीं हो सकता है ये बात सच भी हो। लोगों के पास बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं और आयोग ने उनसे प्रूफ्स सबमिट करने के लिए कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी एस्पायरेंट्स हैं यूपीपीएससी के, उनके दिमाग में 3-4 प्रश्न उन्हें परेशान कर रहे हैं। जैसे पहला, आरओ एरो एग्ज़ाम का होगा क्या? क्या पेपर कैंसल होगा और री एग्ज़ाम होगा? अगर री एग्ज़ाम होगा तो कब तक होगा? अगर री एग्ज़ाम होगा तो क्या उसके लिए नया नोटिफ़िकेशन जारी किया जाएगा? कौन-कौन लोग उसमें बैठ सकते हैं? और अब आगे करना क्या है? इन्हीं सारे प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, तो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम विवादित तो है ही और हम सरकार से और आयोग से डिमांड भी करते हैं कि इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये आयोग की शुचिता पर एक सवाल है। बट ये कब होगा, कैसे होगा, कौन-कौन लोग बैठ पाएँगे, इसे देखेंगे। बट अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि आगे करना क्या है, राइट? एग्ज़ाम तो मुझे लगता है कि 99% री एग्ज़ाम होगा ही, क्योंकि इतना घिरा हुआ है, बट उसके सारे प्रकरण के ऊपर बात करेंगे। बट पहले ये समझिए कि आगे करना क्या है, क्योंकि टाइम इम्पोर्टेंट है। और अगर यही सोचते रह जाएँगे कि क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर आगे का समय निकल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखना यही है कि हमें आगे करना क्या है। तो देखिए, जिन लोगों ने यूपी पीसीएस को भर रखा है, वो पूरी तरह से यूपी पीसीएस के ऊपर फोकस करें। उन्हें कुछ अभी नहीं सोचना है कि आरओ एरो एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे होगा। दे जस्ट हैव टू फोकस ऑन देयर स्टडीज़ फॉर यूपी पीसीएस एग्ज़ाम। क्योंकि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिशन इसमें भी बहुत टफ होने वाला है, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है और बहुत कम ही लोगों को फ़िल्टर आउट किया जाएगा, प्री में। सिर्फ़ चूँकि 1 ही महीना बचा हुआ है, तो यहाँ पे समय वेस्ट करने के लिए समय है नहीं। तो इसलिए बेटर है कि जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, वो पूरी तरह से यूपी पीसीएस के ऊपर फ़ोकस्ड हो जाएँ, ठीक है? बट आप उन लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जो सिर्फ़ आरओ-एआरओ देना चाहते होंगे, ठीक है? तो आज हम यही देखेंगे कि जिनको सिर्फ़ आरओ-एआरओ देना है, जिनको पीसीएस से कोई लेना-देना नहीं है, वो आगे क्या करें? तो देखिए, उनके पास 2 विकल्प हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आयोग का आरओ-एआरओ एग्ज़ाम अगर दोबारा री-एग्ज़ाम होता है, तो उसमें अपीयर करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ-एआरओ आने वाला है, उसमें अपीयर हो जाएँ। पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, बस कंप्यूटर्स और इंग्लिश थोड़ा-सा पढ़ना होगा, उसे भी दे सकते हैं। जिनको सिर्फ़ आयोग का आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपनी तैयारी में दोबारा से लग जाएँ। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये जो पेपर आउट वाला प्रकरण हुआ, ये कहीं न कहीं बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत मेहनत करी थी लोगों ने इसके लिए। बट तब क्या किया जा सकता है? लाइफ़ में आगे तो बढ़ना ही होता है, एक जगह रुकने से काम नहीं होता है, ठीक है? तो री-एग्ज़ाम होगा, 99% होगा। तो इन दैट केस आप अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट करें। दोबारा से स्टार्ट करने में जो कुछ आपने पढ़ा हुआ था, उन सारी चीज़ों को फिर से रिवीजन के मोड में लाएँ। अब की बार जो पढ़ाई करें वो इन डेप्थ स्टडी करें, सारे टॉपिक्स को लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सब को बहुत ही डिटेल में जाके चीज़ों को कवर करें, इन डेप्थ स्टडी करें। क्योंकि जो अब की बार पेपर आया था उससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि आयोग जो है अब वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चंस तो पूछ नहीं रहा है। तो सरफेस नॉलेज से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको इन डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है? बट इस बार एक चीज़ ध्यान रखें कि आगे बढ़ने से पहले एक बार आयोग के इस पेपर को, जो आरओ-एआरओ वाला जो पेपर हुआ है 11 फरवरी को, उसको फिर से उठाएँ और उसमें एनालाइज़ करें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी एनालिसिस के हिसाब से जो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस थे, वो 22 क्वेश्चन आए थे। मैच द फॉलोइंग वाले 18 आए थे। 2 स्टेटमेंट्स वाले लगभग 40 क्वेश्चन आए थे, क्रोनोलॉजी वाले।
10 क्वेश्चंस आए थे, जहाँ पे मतलब क्रम में आपको चीज़ों को अरेंज करना होता है। इसके साथ-साथ वन लाइनर बहुत कम ही थे, लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास ही थे। ज्योग्राफी में लगभग 24 से 25 क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर्स तो खैर कोई भी एग्ज़ाम हो आपको डेली का डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है इस बार आप अपना इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ कर लें, ये क्वेश्चंस आ किस तरह से रहे हैं और आपको तैयारी इन क्वेश्चंस को ही टैकल करना है। आयोग अब इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। वन लाइनर्स वाला ज़माना अब जा चुका है। तो आरओ की जो लोग दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी स्टार्ट करें, इन डेप्थ स्टडी करें, मगर इन सारी चीज़ों को, इस पेपर को फिर से एनालाइज़ करें, क्योंकि आपको अपनी तैयारी में खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप ही ये पता लगा सकते हैं कि आपकी गलती हुई कहाँ पे है। और अब आप ये माने कि जो अगर दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है, तो जो गलतियाँ इस एग्ज़ाम में हुई थी, वो आगे गलतियाँ ना हों, ठीक है? तो उसके लिए अपने आप की एनालिसिस करिए, अपने आप से पूछिए, समझिए अपने आप को कि आप गलतियाँ कहाँ-कहाँ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था सर। मतलब हम सिर्फ़ 120 क्वेश्चन ही कर पाए, 130 तक पहुँच पाए, नहीं कर पाए आगे। तो टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। इस इश्यू को टैकल करने के लिए आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। तैयारी तो आपने कर ही ली है, डेली का डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएँ, उनको भी प्रैक्टिस सेट की तरह सॉल्व करें। टेस्ट सीरीज़ आपने जॉइन करी होगी, उन टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स को दोबारा लगाइए, या हो सके तो कोई नई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए, है ना? या जहाँ से भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, आयोग की लाइन एंड लेंथ पे क्वेश्चंस मिलते हैं, उन्हें आप सॉल्व करें। तो प्रैक्टिस जो है ना, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। ठीक है? और ये इस पेपर को देखने से पता चलता है कि जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आए थे, उसमें भी कम से कम आपको 3 ऑप्शंस पता होने चाहिए। अगर आपको 3 ऑप्शंस पता नहीं है, तो आप, मुझे लगता है कि सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। हिंदी, जो कंपैरेटिवली इस बार थोड़ी-सी ईज़ी आई थी, बट ईज़ी होने के बावजूद इसमें 3 से 4 सवाल थोड़े-से ट्रिकी थे। ये अलग बात है कि 55 क्वेश्चन आराम से मारे जा सकते थे, सॉल्व किए जा सकते थे और लोगों ने किए भी हैं। तो मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि इस पेपर को एनालाइज़ करते हुए आप अगले पेपर की तैयारी करें, ठीक है? मेरी तरफ से एक सजेशन ये है कि अब की बार जब आप तैयारी करें, तो प्री और मेंस को साथ में लेकर चलें। क्योंकि देखिए, अगर ये एग्ज़ाम हुआ, तो आपको उतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। तो पहले लोगों ने सोचा था कि प्री निकाल लेंगे, उसके बाद 5 से 6 महीने का समय मिलेगा, उसके अंदर हम मेंस की तैयारी कर लेंगे। बट क्योंकि री एग्ज़ाम जैसा माहौल बन रहा है और अगर री एग्ज़ाम होता है, तो आपको उतना समय नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए प्री और मेंस की तैयारी एकदम कायदे से करें। और इस बार मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं करंट अफेयर्स में बड़ा परेशान हुए हैं। और एक्चुअली यही होता ही है, अगर आप करंट अफेयर्स को लास्ट के 1 महीने, 1.5 महीने के लिए छोड़ेंगे कि हम उस समय करंट अफेयर्स कर लेंगे, तो करंट अफेयर्स हो नहीं पाता है। तो इसलिए डे 1 से, आज ही से करंट अफेयर्स को उठाइए और डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करिए। और करंट अफेयर्स में भी अब वो वन लाइनर वाला याद रखने वाला चक्कर मत लगाइएगा। अब सारी चीज़ों को इन डेप्थ, इन डिटेल स्टडी करने की आदत डालिए करंट अफेयर्स में भी। क्योंकि इस बार जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं, वो आप, बहुत ही कम क्वेश्चंस आए थे, बट जो भी आए थे, आप उसमें देख सकते हैं कि आयोग ने डेप्थ में घुसने की कोशिश करी है, ठीक है? तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आगे आपको करनी है। अब समझते हैं कि आयोग का री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, आयोग में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं इस एग्ज़ाम में, उसको लेके स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे हैं और ये अच्छा भी है, होना भी चाहिए। स्टूडेंट्स एक प्रेशर ग्रुप होते हैं और प्रेशर ग्रुप की तरह आप काम करिए। इसमें जो आपके ट्विटर्स, जो आपने ट्विटर अभियान चलाया था, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसने आयोग के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी बनाया है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स 14 तारीख को जमा भी हुए थे आयोग के सामने। 17 तारीख को जमाव और बड़ा था। तो इनमें से कुछ लोगों की बात, मतलब जिन लोगों ने रिप्रेज़ेंट किया है स्टूडेंट्स को, उनकी बात जब आयोग से हुई, तो वहाँ से कुछ पॉज़िटिव सिंबल्स आए। उन लोगों से बात करने से पता चलता है कि कहीं न कहीं आयोग भी इंटरेस्टेड है जानने में कि पेपर लीक हुआ है अगर, तो कहाँ से हुआ है। मतलब रूट कॉज़ तक आयोग जाना चाहता है और आयोग खुद भी इस चीज़ पे एग्रीड है मोस्टली कि री एग्ज़ाम होगा। मुझे भी यही लगता है कि 99% इसमें री एग्ज़ाम होगा। आयोग ने ऑलरेडी नोटिस तो निकाल ही दिया है कि आप में से जिन भी लोगों के पास वैलिड प्रूफ्स हों,
वो वैलिड प्रूफ्स वो आयोग को प्रोड्यूस करें। इसमें कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे कहीं से आपके पास कोई मैसेज आ गया है तो दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो आप उसे प्रोड्यूस कर दीजिए, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। बट जो भी है, री एग्ज़ाम 99% होना तय है। और आयोग ने ये भी बोला है कि री एग्ज़ाम जो भी होगा, ये मतलब इस एग्ज़ाम की पूरी प्रक्रिया वो 10 महीने के अंदर निपटाएंगे। तो 10 महीने के अंदर निपटाने का मतलब ये है कि प्री और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। तो जिनको दोबारा से इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो प्री और मेंस को साथ-साथ लेके चलना स्टार्ट करें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आयोग हमेशा अपनी बातों से मुकर जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो स्टूडेंट्स हैं, वो कोर्ट के पास जा सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने तैयारी कर भी ली है कोर्ट के पास जाने की। एडवोकेट्स वगैरह से उनकी बातें भी हुई हैं, पीआईएल वगैरह दाखिल करने की बातें हुई हैं। तो अगर आयोग अपनी बात से मुकरता है और इस पे कोई पॉजिटिव जवाब नहीं देता है अगले 10 दिनों में, क्योंकि आयोग ने बोला है कि 10 दिन के अंदर वो कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे, तो इन दैट केस फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? एडवोकेट से बात किया है उन लोगों ने, और मोस्ट प्रोबेबली पीआईएल वगैरह दाखिल करेंगे। तो री एग्ज़ाम होना लगभग तय है। अगर आयोग करवा देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर न्यायालय की शरण तो लेनी ही पड़ेगी। और वहाँ पे न्यायालय में जैसे ही ये सारे प्रूफ्स जाएँगे, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसल हो जाएगा। तो री एग्ज़ाम होना एकदम निश्चित है। अब बात करते हैं कि अगर ये री एग्ज़ाम होगा तो इसे दे कौन-कौन पाएगा? क्या इसके लिए नया नोटिफ़िकेशन आएगा? तो आंसर है नहीं सर, नोटिफ़िकेशन नया नहीं आएगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, वही लोग इस एग्ज़ाम को दोबारा दे पाएँगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया होगा, इसमें अपीयर नहीं हुए होंगे तैयारी ना होने की वजह से। तो वो लोग इस एग्ज़ाम को ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा हुआ था। बट कोई भी नए कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह की सिचुएशन बनेगी। देखिए, इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहले 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, जब एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसे कैंसल किया गया था और फिर री एग्ज़ाम हुआ था। बट जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसे लेने में लगभग 4 साल लग गए थे। तो 4 साल में हुआ क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, जिनका कहीं न कहीं प्लेसमेंट हो गया। मतलब कोई पीसीएस बन गया, कोई एसएससी निकाल लिया, कोई कहीं और चला गया, कुछ ने प्राइवेट नौकरी जॉइन कर ली एंड सो ऑन। तो बहुत सारे लोग इसे मतलब उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थोड़े से कम हो गए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पेपर छोड़ दिया था, वो दोबारा से अपीयर हुए। यही कंडीशन इस बार होने का चांस है। बट इस बार आयोग बोल रहा है कि हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, 2 साल 3 साल वाला। तो अगर ये 10 महीने में, जैसा आयोग बोल रहा है कि हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, अगर ऐसा होता है तो कंपटीशन लगभग उतना ही रहेगा। बट हाँ, टाइम थोड़ा-सा आपका कम हो जाएगा प्री और मेंस के लिए। तो इसलिए एग्ज़ाम होगा, डेफ़िनेट री एग्ज़ाम होने का 100% क्या 99% चांसेस है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा। एग्ज़ाम वही लोग दे पाएँगे जिन्होंने फॉर्म भरा था। सभी लोग इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएँगे, ठीक है? तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। अब मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि आप में से जितने भी लोग सीरियसली इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आरओ में या यूपी पीसीएस में, वो ज़रूर से हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम यूपी पीसीएस के लिए ऑलरेडी चालू हो चुका है। आप में से जो भी लोग उसके लिए इंटरेस्टेड हो, जो उसे ज्वाइन करना चाहते हो, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, स्टूडेंट फ्रेंडली फीस है। आप आराम से अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। मेंटरशिप का पूरा फ़ायदा उठाइए और सिलेक्शन लेने के लिए आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है, ठीक है? और अगर आप पेड इनिशिएटिव में नहीं भी जा पा रहे हैं, तो काइंडली फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएँ, क्योंकि सारे अपडेट्स, सारे नोटिफ़िकेशंस, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जो पीसीएस के जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ, पीसीएस के लिए मतलब 30 डेज़ के जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, वो सब भी मैं फ्री चैनल पे दे रहा हूँ, फ्री टेलीग्राम चैनल पे। तो काइंडली उन सबको ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।